दोस्तों, जब भी आपके बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे होते हैं तो आप क्या करते हो? अगर आप उस पैसे को इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो शायद आप उस पैसे का एफडी करवाते होंगे, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। और मेरे और आपके जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे कहीं पे एफडी करवा देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि मुझे अपने उस पैसे को कहीं ना कहीं पार्क करना है। यहाँ पे मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम एफडी को सिर्फ एक पार्किंग स्पेस समझते हैं अपने पैसे का, हम एफडी को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं समझते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एफडी को कैसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना सकते हैं और आप उन किन चीजों का ध्यान रख के एक बहुत अच्छी एफडी चूज कर सकते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। कार्वी का एक वेल्थ रिपोर्ट आया था 2019 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया का इंडिविजुअल वेल्थ 2024 तक बढ़ के 799 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब कि 2019 से 2024 तक ये 13.7% के CAGR से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अगर इंडिया में 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अभी करंटली 60 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, ऐसे और भी बहुत से एसेट्स होते हैं। और सिर्फ 40 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अभी तक नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है, जिसको हम फिजिकल एसेट्स भी बोलते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में ये 60% का नंबर बढ़ के 66% हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स के केस में अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। अगर मैं एफडी की बात करूं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, अभी तक 2019 में यहाँ पे 46 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है और ये ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स में 17.5% का कंट्रीब्यूशन देता है। चलिए अब मैं बात करता हूं वो 5 पॉइंट्स का जिनका ध्यान देके आप एक बहुत अच्छी एफडी चूज कर सकते हैं और जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। सबसे पहला पॉइंट, और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा कॉमन पॉइंट, जो होता है इंटरेस्ट रेट का। हम जब भी किसी बैंक में एफडी करवाने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। और दोस्तों, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक में हमें इंटरेस्ट रेट 6% का मिलता है, कहीं पे हमें 7% का मिलता है और कहीं पे हमें इंटरेस्ट 8 या 8.5% तक का भी मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मली 0.5% to 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, अगर मैं कुछ बड़े बड़े बैंक्स की बात करूँ, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB, SBI और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, तो बड़े बड़े बैंक आपको नॉर्मली 1 साल की एफडी पे 6 से 7% के बीच का रिटर्न देते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। लेकिन आजकल कुछ नए कैटेगरी के बैंक्स भी आ गए हैं जो नॉर्मली हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं एफडीज पे, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देते हैं एज कंपेयर टू बड़े बैंक्स, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है और वो नॉर्मली जो अपना लोन देते हैं वो लो इनकम रेंज के लोगों को देते हैं, जिनकी वजह से वो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और वहाँ पे वो आगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं, इसलिए वो आपको भी आपकी एफडी पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। और इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में है और आजकल बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर मैं आपको कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के नाम बताऊं जो आपको एफडी पे 8% के अराउंड रिटर्न भी दे देते हैं, जैसे कि डीसीबी बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा भी और बहुत से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी और कंपनीज होती हैं जिनको हम एनबीएफसी बोलते हैं, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। लेकिन एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट करने का एक छोटा सा रिस्क ये होता है कि वहां पे डिफॉल्ट का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसा कि हमने इंडियन की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में अभी तक देखा है कि कोई भी बैंक अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया है, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जहां पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम मिलता है और जैसे जैसे आप रिस्क ज्यादा लेने लगते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता रहता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़े एफडी के केस में, तो आपको एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको थोड़ा कम सोचना चाहिए और आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नॉर्मल बैंक्स के केस में करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क उतना ज्यादा नहीं है जितना एनबीएफसी के केस में होता है और उतना कम भी नहीं है जितना बड़े बड़े बैंक्स के केस में होता है। सेकंड फैक्टर जो आपको देखना चाहिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम, वो देखना चाहिए कि एफडी का टेन्योर कितना है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, आप 5 साल के लिए भी कर सकते हैं और आप 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। और टेन्योर आपका इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता रहता है वैसे वैसे बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 साल की एफडी पे हो सकता है कि आपको सिर्फ 7% का रिटर्न मिले, वहीं पे आपको 3 साल की एफडी पे आपको
7.5% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं 10 साल के एफडी की बात करूं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ के कुछ बैंक्स के केस में 8.5% तक भी जा सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कितने टाइम के लिए, कितने टेन्योर के लिए एफडी करवाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में चूज करना है कि कौन सा बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद जब भी आपकी ये दोनों चीजें मैच होती है तो आपको वहां पे एफडी करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, तीसरा फैक्टर होता है कंपाउंडिंग का, कि आपने जो एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको कंपाउंडिंग कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कि कंपाउंडिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आपने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और आपका 10% का रिटर्न है, तो आपका एक साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा 10 रुपए का, और दूसरे साल भी आपको रिटर्न मिलेगा 10 रुपए का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करूं और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले साल में 100 रुपीज का किया और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है 10% का पर एनम, तो आपका पहले साल का रिटर्न हुआ 10 रुपीज, और सेकंड ईयर का जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको 100 रुपीज पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 110 रुपीज का मिलेगा। तो जैसे कि आपका सेकंड ईयर में रिटर्न बढ़ के हो जाएगा 10 रुपीज से 11 रुपीज। तो एफडी करवाते टाइम आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका बैंक कितना फ्रीक्वेंटली आपको कंपाउंडिंग देता है। जैसे कि अगर आपको कोई बैंक आपको कंपाउंडिंग क्वार्टरली देता है, मतलब कि 4 महीने बाद आपको अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा, और 4 महीने के बाद आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ बैंक्स आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देते हैं, कुछ बैंक आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं, और कुछ बैंक आपको एनुअली कंपाउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका कंपाउंडिंग पीरियड कितना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको एक बैंक ने बोला कि हमारे यहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन हम कंपाउंडिंग करेंगे एनुअली। लेकिन दूसरे बैंक ने अगर आपको बोला कि हम आपको 7.5% का रिटर्न देंगे, लेकिन हम कंपाउंडिंग क्वार्टरली करेंगे, तो आपको सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों चीज़ें इंटरलिंक करके देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, आपको टेन्योर देखना पड़ेगा, और आपको कंपाउंडिंग देखना पड़ेगा। और ये तीनों चीज़ों का ध्यान देके फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ पे एफडी करवाना है, आपको एफडी पे कितना रिटर्न मिल सकता है। जब आप ये तीनों चीज़ों को एक साथ में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा अच्छी रिटर्न बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, कि कितना फ्लेक्सिबल है जहां पे आप एफडी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे पहली बात ये आती है कि आपको मिनिमम अमाउंट कितना रखना पड़ेगा एफडी में, क्योंकि कुछ बैंक्स बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट 5,000 का होना चाहिए, और कुछ बैंक्स ये भी बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट आपका 50,000 का होना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि कौन सा एफडी आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, आपके अमाउंट के हिसाब से कौन सा एफडी सही है। और फ्लेक्सिबिलिटी का सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री मैच्योर विड्रॉल, कि आप कितनी जल्दी उसमें से पैसा निकलवा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने एक बार में एफडी 5 साल का करवा दिया हो, लेकिन बीच में 1 या 2 साल बाद कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए कि आपको एफडी तुड़वाना पड़े और उसमें से पैसा निकलवाना पड़े। और बहुत से बैंक आपको यहाँ पे कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं, जो पेनल्टी 0.5% से वेरी करके 1% तक वेरी कर सकती है। तो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में देखना चाहिए कि अगर आपने कहीं पे 5 साल का एफडी करवाया और वहाँ पे पेनल्टी 1% का है, तो अगर आपने कहीं पे बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया तो हो सकता है कि आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो, और वो इंपैक्ट 1% तक का भी हो सकता है। तो अब आप जहाँ पे भी एफडी करवाने के बारे में सोचें तो आपको अब 4 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहला, वहाँ पे रिटर्न कितना मिलता है, सेकंड उसका टेन्योर कितना है, थर्ड कंपाउंडिंग कितना है, और फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ जाके देखें कि उनका प्री मैच्योर कंडीशंस क्या है, वो कितनी पेनल्टी चार्ज करते हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे एफडी करवानी चाहिए। और दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक एफडी करवा दिया 5 या 10 साल का, और बीच में आपको थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ी। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने एफडी करवाया 10 लाख का 10 साल के लिए, और आपको 2 या 3 साल बाद जरूरत पड़ गया 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा कि आप पूरे के पूरे एफडी को तोड़वा दें। तो आपको अगर यहाँ पे एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन मिल जाए कि आपको उस एफडी के अगेंस्ट में एक छोटा सा लोन मिल जाए जो आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे और आपको एफडी भी नहीं तोड़वाना पड़े, तो हम इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट एफडी। तो बहुत से बैंक आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने एफडी के अगेंस्ट में थोड़ा सा लोन ले सकते हैं, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर सकते हैं और आपको ओवरऑल एफडी को भी नहीं तोड़वाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है, और आपका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न जो आपका एफडी से मिलने वाला है वो भी खराब नहीं होता। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी में ये भी देखना चाहिए कि क्या आपको वो वाला बैंक आपको लोन अगेंस्ट एफडी देता है कि नहीं देता। तो अगर आपको वहां पे लोन अगेंस्ट एफडी का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं 5th पॉइंट की, और जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बहुत से लोग मिस कर देते हैं, कि हमें क्या टैक्स पे करना पड़ता है जब भी हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो
तो दोस्तों यहाँ पे दो पार्ट निकल के आते हैं। पहला कि आपको कितना टैक्स पे करना है और दूसरा कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करके कौन सा टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार आपको बोलता हूं कि 80C के अंडर अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना टैक्सेबल अमाउंट को कम करवा सकते हैं। तो अगर आप किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आप 5 साल तक का लॉक इन लेते हैं तो आप 80C के अंडर अपना टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे एफडी करवाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने अभी तक 80C के अंडर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो एफडी में आप उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। तो आगे से कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें और अगर आपने 80C में टैक्स डिडक्शन नहीं लिया तो आप इस चीज़ का बेनिफिट लें और आप उस बैंक में जाके देखें कि वो वाला फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अब मैं आता हूं टैक्स के सेकंड पार्ट पे कि मुझे अगर मैं इंटरेस्ट कमाता हूं एक एफडी से तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों एफडी पे आपको अपना टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता है और बहुत बार बैंक आपका ये टैक्स टीडीएस के रूप में काट लेते हैं, मतलब कि टैक्स डिडक्शन एट अ सोर्स हो जाता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लो कि आपने एक एफडी किया जिस पे आपको 1 साल में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 30,000 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और बहुत चांसेस हैं कि ये आपका टीडीएस में ही कट गया होगा। अगर नहीं कटा और अगर आपका ज़्यादा कट गया तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उस पर रिफंड ले सकते हैं, और अगर आपका कम कटा है तो बाद में आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने वीडियो बनाया था कि आप एक कैसे एक अच्छी एफडी चूज कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ इसको एक पार्किंग स्पेस की तरह मत समझिए, बल्कि आप इसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह समझिए और बहुत ध्यान से इन 5 चीज़ों का ध्यान देके एक अच्छी एफडी को चूज कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत एक अच्छी और बोनस टिप देता हूं एफडी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। दोस्तों आपने इन्फ्लेशन का नाम तो सुना ही होगा। इन्फ्लेशन हमें बताता है कि हमारी महंगाई कितनी बढ़ती है और उसके हिसाब से हमारे पैसे का वैल्यू कितना कम होता है। अब मान लो कि हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन 4% है और आपको जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न 4% से कम है, तो आपका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा। तो आप कभी भी अगर किसी भी एफडी में या इसके अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपका जो रिटर्न मिल रहा है एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता तो आपका एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपका पैसा नीचे को जा रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर 2 से 3 वीडियोज़ फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं एवरी वीक, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ। आपको क्या लगता है कि हमें कौन से बैंक में एफडी करवानी चाहिए और आपने कौन से बैंक में एफडी करवाई है, और आपके लिए इन 5 फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इंडिया में हम सब लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें एफडी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।